बचपन से लेकर अब तक हम कितना कुछ समाज से लेते हैं। क्या हम समाज को लौटा सकते हैं? कभी इस बारे में गौर फिक्र किया आपने? समाज अधूरा है हमारा, समाज को हमारी ज़रूरत है। क्या आप कभी यह चीज़ सोचकर बेचैन होते हैं? समाज है तो हम हैं। आज समाज सेवा से जुड़े एक ऐसे शख्स से वाकिफ़ करवाऊंगा जिन्होंने समाज का दिया हुआ कर्जा उतारने की कोशिश की है। आज हमारे बीच कमलाकांत पाठक है, जो राम भाव महागली प्रबोधिनी फाउंडेशंस में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने जगरित्री यात्री फाउंडेशंस में एज ए फेलोशिप काम किया, जिन्होंने अपनी तालीम पटना विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ बिहार से मुकम्मल किया। पटना विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने नेशनल सर्विस स्कीम के तहत बिहार सरकार में सेवा दिया। वो बिहार के एक छोटे से गांव, छोटे से शहर मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने टीम इस्माइल के फाउंडेशंस मेंबर में काम किया। और आगे जानने के लिए गुफ्तगू तालीम सुनिए। क्या आपको फुर्सत है, कुछ वक्त है समाज के बारे में गौर फिक्र करने के लिए? आइए जुड़िए ऑन माई चैनल हॉलिस्टिक हयात, स्पॉटिफाइड, जियो सावन, रेडियो पब्लिक, पॉकेट कास्ट एंड गाना। आइए जुड़िए गुफ्तगू तालीम पे। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बेशकीमती वक्त दिया इस गुफ्तगू तालीम में। गुफ्तगू पे चर्चा होने के लिए, समाज के प्रति कुछ हिस्से लेने के लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती समय दिया आपका भैया। आप राम भाव बिली प्रौद्योगिकियों में काम कर रहे हैं एज ए सोशल सर्विस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के पर्सपेक्टिव में समाज के सेवा में काम कर रहे हैं भैया। आपके पे क्या लगन था जो समाज की तरफ अट्रैक्ट हुए, समाज सेवा की तरफ अट्रैक्ट हुए? आज के यूथ प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ जाते हैं, समाज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपका क्या इंटेंशंस रहा कि इस तरफ से आने के लिए, समाज के प्रति कुछ देने के लिए, या कुछ कर्जा है आपके साथ? क्या मोटिवेशन भैया? मैं जब कॉलेज डेज में था, अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा था पटना कॉलेज से, उस समय ही मैं नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस का ग्रुप लीडर था। उस समय काफ़ी मोटिवेशन मिलता था जब अलग अलग जगह पे हम लोग जाते थे, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे। बाद में जब कॉलेज लगे पता चला कि डेवलपमेंट सेक्टर में इस तरह का काम हम हमेशा कर सकते हैं। तो मास्टर्स डिग्री जब मैं अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से कर रहा था, उसी टाइम मैंने मूड बनाया कि अलग कैरियर कुछ बनाया जाए। सारे लोग अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डॉक्टर्स बनते हैं, अलग अलग फील्ड में प्रोफेशनल बन के जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ हम लोग भी इतना कुछ समाज से लेते हैं, तो हम भी कुछ देने के लिए आगे आए और कैरियर भी कुछ इसी तरह बनाएं कि हम भी हमेशा समाज के साथ जुड़े जाएं। इसी क्रम में जब डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी धीरे धीरे आना शुरू हुआ, और जब टीम इस्माइल की शुरुआत हुई तो उस समय थोड़ा और मोटिवेशन ज़्यादा मिला हमें। जब लोगों के साथ जाते थे और बहुत सारे सैकड़ों बच्चों का जब हम लोग स्कूल में एडमिशन करवाए थे, उस समय हमें लगा कि नहीं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं समाज सेवा करते हुए, तो क्यों ना हम लोग एनजीओ के साथ जुड़ कर के काम करें। और फिर पटना में मैंने कुछ दिन काम किया, उसके बाद लखनऊ में काम किया, दिल्ली में काम करते हुए वर्तमान में अभी राम भाव महालगी प्रबोधिनी दिल्ली कार्यालय में कार्यरत, जिसमें हमें अभी आईकेन के नाम से हमने इंडिया कोविड एक्शन नेटवर्क पर भी काम किया, जिसका मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और उसके का सारा काम भी देखता हूँ, जिसमें मोर देन 4500 एनजीओ जुड़ी हुई है पूरे देश के हर कोने से। और 4.5 लाख के आसपास हमने इस कोविड टाइम में, पिछले 1 सालों में हमने 4.5 लाख के आसपास लोगों का
सहायता पहुंचाया। वो सहायता अलग अलग तरीके से थे। कुछ लोगों को खाने की सहायता चाहिए, कुछ को ट्रांसपोर्टेशन की, कुछ को हेल्थ सर्विस के लिए चाहिए। तो वो अलग अलग लेकर के लगभग 4.5 लाख लोगों का हमने सहायता किया, जिसमें नीति आयोग के साथ हम लोग अभी जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो इसी तरह का भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग अलग अलग सरकार के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। जी भैया, समाज के प्रति आपके ललक या देख के मुझे मोटिवेशंस लग रही है। मैं आपका इंस्पिरेशनल तौर पे मान रहा हूँ। पहले मैंने आपसे वाकिफ नहीं था कि टीम स्माइल से भी आपकी फाउंडर मेंबर है। तो क्या आशा रही थी सर भैया टीम स्माइल को शुरुआत करने के लिए, या टीम स्माइल्स के प्रति मोटिवेशंस लाने के लिए? जो संस्था आज हमारे विश्वविद्यालय में चल रहा है टीम स्माइल, तो किसके पीछे मोटिव क्या था, कि आपका मकसद क्या था भैया? टीम स्माइल हम लोग उस समय निकल के हम लोग के सामने आया जब हम लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। मास्टर्स डिग्री हम लोग कर रहे थे, और उस समय मेडिकल में हमारा कैंपस चलता था, टेम्पोररी कैंपस था। उस समय हम लोग जाते थे, अक्सर हम लोग एक मोड़ मिलता था यूनिवर्सिटी के बगल में, वहाँ पे हमें कभी कभी हम लोग बस से उतर जाते थे, कुछ शॉपिंग करनी होती थी या कोई सामान लेना रहता था। जैसे हम लोग वहाँ पे उतरते थे, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे बच्चे हमारे पैर पकड़ लेते थे और बोलते थे कि 5 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये दे दीजिए। तो दिमाग में एक ख्याल आता था कि आखिर इन बच्चों को फ्री में खाना, फ्री में किताबें, फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, घर पे इनके माता पिता रखने के लिए हैं, यानी कि वो भी फ्री में है, सब कुछ फ्री है, फिर भी ये स्कूल के बजाय रोड पे क्या कर रहे हैं। तो जब जानकारी मिली कि नहीं, उनके पेरेंट्स ही वहाँ पे धक्के दे करके जाते हैं, तो मन में एक था हमारे कि एक टीम में मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए जिस तरह से हमने पटना कॉलेज में भी किया था एनएसएस के नाते। वहाँ पे बिहार सरकार से काफ़ी सारे हम लोग को अवार्ड्स में मिले थे। तो वो मन में था कि कुछ इस तरह से किया जाए, लेकिन चूंकि अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एनएसएस शुरू नहीं हुआ था उस समय, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ स्टूडेंट इनिशिएटिव लेकर के काम किया जाए। करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम भी रहती थी। तो हमने उस समय काफ़ी सारा आपस में अपने डिपार्टमेंट में जब डिस्कशन किए, तो हमारी सीनियर थी एक वंदना मिश्रा, उन्होंने हमें बताया रोटी बैंक के बारे में, जो कि मुंबई में रोटी बैंक उस समय काफ़ी चर्चित था, जो लोगों को रात में खाना देने का काम करता था। अभी हाल ही में रोटी बैंक के संस्थापक ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है, तो पूरे इंडिया में उनकी चर्चे हैं। तो वहीं से हम लोग को इंस्पिरेशन मिला कि हम क्या कर सकते हैं, जिसमें लोगों को हम लोग ज़्यादा जितना जोड़ पाए वो अच्छी बात है, नहीं भी जोड़ पाए फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना था। तो उस समय हमने सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, जो उनके ओल्ड स्टेशनरी होते हैं जो कि कोई यूज नहीं करता है, तो हमने उस समय शुरुआती प्लान हमारा था कि उनके सारे स्टेशनरी, पेन, बचे हुए जो भी कॉपीज उनकी होगी उसका पेज फाड़ के कोई डायरी बनाए और सारे स्टूडेंट्स में बांट दे। ऐसा करके हमने प्लान बनाया। कुछ अपने पॉकेट से हमने सोचा कि फंड इकट्ठा करेंगे 4-5 लोग मिल करके, और उस पेन में हम लोग रिफिल डलवा के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि पेन का पेन यूज हो जाएगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम आ जाएगा। ऐसा करके हमने सोचा। तो धीरे धीरे जब प्रणव सर से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कंसेप्ट तुम लोग लेके आ रहे हो। उस समय तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेशन हमें तुरंत अलाउ नहीं किया, लेकिन क्योंकि डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता वहाँ पे उस समय गया कैंपस को देखते थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें तुरंत अप्रूवल दिया उसका। बोला कि अच्छी इनिशिएटिव है, तो इसे रोकना नहीं चाहिए, इससे आगे लेके जाओ, जितना आगे जा सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे काम करना शुरू किए। 4 लोग शुरू में हम लोग, मैं, वंदना मिश्रा, राहुल और अंजू, 4 लोग जो फाउंडिंग मेंबर हैं, हम चारों ने शुरू किया। और स्टार्टिंग में हम लोग लेकर के स्कूल में गए, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ नहीं, लेकिन जब टीचर्स को थोड़ी देर हम लोग बातचीत किए तो टीचर्स काफ़ी खुश हुए कि आप लोग कुछ करने आए हैं, चलिए कुछ करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो जब बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट किए तो हमें भी मजा आया, उन्हें भी मजा आया, और उस इंटरेक्शन के बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं इसे और बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। तब हमने धीरे धीरे और लोगों को आके अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा।
तो काफी सारे लोगों ने कहा कि सैटरडे दिन को क्यों एक ही दिन हमें रेस्ट मिलता है। हमने कहा कि रेस्ट को छोड़ते हैं, हम जो लाइब्रेरी में आते हैं एक दिन 2 घंटे का मात्र समय लेंगे, किसी स्कूल में चलेंगे, वहाँ इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, उनके साथ कुछ खेलेंगे, सबके लिए एक इंटरटेनमेंट भी रहेगा, और बाहर जाके सोसाइटी में कुछ एक्टिविटी कर सकें, पैसा भी दिखते रहेगा। तो धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग आते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए, और पूरी यूनिवर्सिटी से हमें सपोर्ट मिला आगे चल करके, जिसे DSW ने बोला तो हमने उसे फॉर्मलाइज किया और एक कमेटी के रूप में लेकर के आए। DSW और वर्तमान में जो रजिस्ट्रार थी उनके गाइडेंस में, और आज टीम स्माइल एक बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में अभी भी यूनिवर्सिटी में कार्य कर रही है। जी भैया, जी भैया, जो बच्चे के बारे में जिक्र किया भैया ने, तो बच्चा का क्या अहम भूमिका रहता है समाज के प्रति, कि समाज के भविष्य हैं बच्चे, तो बच्चे को कैसे ललक किया जाए शिक्षा के प्रति। जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चा रोड पे भड़क रहा है, पर अभी भी कोरोना काल में है, तो बच्चा एक तरह से पीछे हट रहा है तालीम से, तो आपका NGO या हम लोग के NGO किस तरह से ये मोटिवेट कर सकते हैं? हम जैसे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे के एजुकेशन सेक्टर की तरफ काम किया जाए? अभी कोरोना काल हो या किसी समय, अगर पेरेंट्स और टीचर्स की सही दिशा नहीं मिलती है तो वो काफी बच्चों का नुकसान होता है और वो भटक जाते हैं। हमारे सोसाइटी में अगर हम बात करें तो अर्बन सेक्टर में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स बहुत सीरियस रहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। वहीं ग्रामीण सेक्टर में अगर हम जब जाते हैं, ग्रामीण एरिया में, जितना ग्रामीण में आप जाके देखेंगे उतने पेरेंट्स के पास ज्यादा समय होता है, वो पूरा समय देते हैं, लेकिन बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं दे पाते हैं कि किस तरफ आगे बढ़े। तो एक ये बहुत बड़ा ब्रीच, मतलब बहुत बड़ा गैप है, जिसको एक ब्रीच के रूप में हमें बांधना होगा। इसलिए मैं जो सोचता हूँ कि सोसाइटी के यूथ को आगे आना चाहिए और इस ब्रीच को फुलफिल करना चाहिए, और जब वो आकर के बताएंगे, वो चूंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो ग्रामीण एरिया से भी आते हैं और जाकर के शहरों में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे शहरी बच्चे भी हैं जो किसी न किसी कारण से वो गांव में जाते रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब वो जाएं तो इस आइडिया को वो शेयर करें, ताकि पेरेंट्स जो ग्रामीण एरिया के हैं वो बच्चों को गाइड करना शुरू करें, और जो शहरी एरिया में हैं वो समय देना शुरू करें। ये दोनों फुलफिल होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम तैयार कर पाए और एक अच्छा सशक्त जो देश की हम बात करते हैं उसमें यूथ की भूमिका कितनी पॉजिटिव रह सकती है, इससे निकल के आएगा। जी भैया, भैया ये देखा जाता है ना बिहार रीजन्स में यूथ अट्रैक्टिव नहीं हो पाते हैं NGOs की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन भैया ये था कि बिहार के यूथ्स में कॉन्सेप्ट है ना भैया कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, लोग चले जाते हैं शहरी की तरफ या दूर चले जाते हैं, हम अपने गांव से दूर चले जाते हैं तालीम के लिए, बिहार अपने गांव पे आके सेवा नहीं दे पाते हैं। तो एक सोशल समाज की ज़रूरत है, बिहार की नीड्स है, जैसे लिटरेसी रेट्स भी आजकल बिहार की कम हो रही है। तो ये क्या मैसेज देंगे यूथ को कि अट्रैक्ट करे बिहार रीजन्स की तरफ आके काम करे या अपने देश में ही काम करे, जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया है भैया? ये तो काफी ये मायूसी देखने को मिलता है। जो अगर हम बात करें, आज मैं खुद भी दिल्ली में हूँ, यहाँ से रह के मैं मैसेज वैसे नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे देश की, तो पूरे देश में जब बिहार से निकल के लोग जाते हैं वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के चर्चे करते हैं। आप पूरे देश में देखोगे तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई है तो बिहारी है, ऑब्वियसली। लेकिन बिहार में जाने पे वो नहीं दिखता है। तो वो शायद 2-3 लेवल पे मुझे लगता है हमें काम करने की जरूरत है। एक सबसे पहला तो एजुकेशन सेक्टर है ही, जो अभी के यूथ हैं उनको भी ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सुबह जो होती है, सुबह 6 बजे होती है या 5 बजे होती है, जो हम लोग माइंडसेट बना के रखते हैं कि नहीं 10 बजे ऑफिस खुलेगा तो हम 10 बजे घर से निकलेंगे, तो वो थोड़ा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग दिल्ली, मुंबई या कोई भी मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि ऑफिस हमारी 10 बजे से है, तो 10 बजे हम पहुंचने का टाइम बोलते हैं, लेकिन जब हम यही बात बिहार में बोलते हैं तो 10 बजे अपने घर से निकलने की बात सोचते हैं। तो ये बस सोच में थोड़ी सी डिफरेंस हमें लगता है कि जो
जो एज ग्रुप अभी पास कर चुके हैं 40-50, शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अभी के यंगस्टर्स हैं हमारे देश में, जो सोच रहे हैं, वैसे बिहारी जो देश दुनिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि सुबह 6 बजे से अगर हम दिन की शुरुआत करेंगे, ऑफिस सुबह 10 बजे जाएंगे और शाम में 6 बजे छोड़ेंगे, तो हमारे पास 8 घंटे का समय होता है काम करने के लिए, और 8 घंटे में आउटपुट देना होता है, ना कि हम वहाँ पे बैठ करके अपने चेयर पे आराम करें। तो वो जब हम शुरू करेंगे तो बिहार में भी ऑटोमेटिक सब अपने रोल्स पे आ जाएंगे कि क्या उनका रोल है, क्या समाज के लिए देना है, क्या सरकार के लिए देना है, और क्या हम अपने आप को दे सकते हैं। हमें अपना भी मेजर जरूर हमेशा करते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हर क्षेत्र में। सबसे पहले तो हम इतने सारे आउटपुट देते रहते हैं, ये काम कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि उस आउटपुट से कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो बहुत मायने रखेगा। तो ये सोच मैं चाहूँगा कि हमारे जो बिहार के युवा हैं उन्हें सोचना चाहिए और इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों का अच्छा होगा, बुरा काम कर रहे हैं तो कितनों का बुरा कर सकते हैं। जब ये सोच हम डेवलप करेंगे तो शायद हम खुद ही एक दूसरे को अच्छाई की तरफ लेके मुड़ेंगे और जो अभी का वर्तमान माहौल है वो काफी हद तक चेंज करेंगे। भैया बिहार में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय आया, शिक्षा के प्रति इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो बिहारी लोग शिक्षा के प्रति प्रेरित होते हैं, मतलब जागरूक होते हैं, तो वो लोग अट्रैक्ट चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो अट्रैक्ट हो बिहार की तरफ या बिहारी में एजुकेशन हासिल करें। कहीं कहीं लगता है कि बिहार के विश्वविद्यालय उतनी सक्षम नहीं है जो प्रदान कर सके। तो ये जो एजुकेशन, जैसे आपने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में पढ़ा, स्थापित किया, तो आप शिक्षक का क्या महत्व रहा आपके साथ में कि बहुत सारे शिक्षक से इंटरेक्ट किए हैं आपने अपने जिंदगी में, तो किस तरह से इम्पोर्टेंस रहा जो बिहार के शिक्षक में, स्पेशली बिहार रीजन्स के शिक्षक क्या मोटिवेशन लाए, क्या रोल प्ले किया आपके जिंदगी में? शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आज जाने का भी मौका उन्हीं शिक्षकों के शिक्षा के बदौलत मुझे मिल रहा है। और मैं बस एक चीज चाहूंगा कि हमारे यहाँ बिहार में पब्लिसिटी का थोड़ा सा उल्टा रोल हो जाता है कि हम अच्छी चीजों का ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बुरे चीजों का ज्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पटना कॉलेज की, हम बात कर रहे हैं, पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था पहले जी। आज वो शिक्षा का स्तर कहीं दिखता नहीं है, उस पर जरूर सभी को सोचना चाहिए। वर्तमान में जो भी वहाँ पे टीचर्स हैं प्लस एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है कहीं भी किसी भी जगह पे ऊपर जाने के लिए। दूसरी चीज हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, अब कुछ लोग जानने लगे हैं, लेकिन जैसे हम बाहर में बोलते हैं गया में हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मगध यूनिवर्सिटी लोग ज्यादा समझते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार नहीं समझते। तो ऐसी चीजों को वो शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हम पब्लिसिटी अच्छे चीजों का नहीं ले जा पाए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी तक एलुमनाई हुए हैं वो अपने आप को उतना प्राउडली नहीं बोल पाते हैं जिस तरह के जेएनयू डीयू के स्टूडेंट्स प्राउडली बोलते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जेएनयू। ये शायद सीयूएसपी के स्टूडेंट जाके बाहर नहीं बोल पाते हैं, वो शर्माते हैं कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम हमारे साथ साथ अच्छा होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी सोचने की जरूरत है, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी सोच रखें। इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का पहले पूरे विश्व में नाम था, आज जब नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू होता है तो कहीं उसकी चर्चा भी नहीं हो पाती है। तो वो चर्चा क्यों नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच हम लोग बदलें। टीचर्स की भूमिका काफी ज्यादा होती है, वो सिर्फ जॉब के लिए वहाँ पे नहीं है, वो आने वाले युवाओं को तैयार कर रहे हैं, देश को दिशा दिखा रहे हैं। तो उनकी बहुत बड़ी रोल होती है कि उन्हीं के गाइडेंस में देश का अगला भविष्य तय होता है। तो उनका योगदान हम लोग किसी से तुलना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में हम लोग जो भी सीखते हैं उन्हीं से सीखते हैं और वही हमारे रोल मॉडल भी हो जाते हैं। आगे चल के भी हम जब भी कितना भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएं या कुछ भी बड़ा कर लें, हमारे लिए वो हमेशा गुरु ही रहते हैं। तो शिक्षकों का भूमिका बहुत बड़ा है। आपके शिक्षक कौन है, कुछ याद करना चाहेंगे पिछली कड़ी में या बचपन से लेकर आपके कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षक जिन्हें आज उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ याद किया जाए उनकी यादों को, कुछ शिक्षा जो आप अभी तक लेके चल रहे हैं, नसीहत?
काफ़ी सारे टीचर्स रहे हैं मेरे लाइफ में जिनको मैं हमेशा याद भी करते रहता हूँ, कोट भी करते रहता हूँ। हमारे स्कूल के दिनों में हमारे एक अभय सर थे, सतीश सर थे। काफ़ी दिन हो गए उनसे मिले हुए, लगभग 15 साल के आसपास हो गए। उन लोगों ने मुझे जीवन के काफ़ी सारे चीज़ों को सिखाया। उनसे सीखने के बाद आज मैं कहीं भी पूरे देश में अकेला भी जाने के लिए तैयार हूँ। शायद उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सोशल लाइफ की तरफ मैं आया तो पटना कॉलेज में हमारी इला मैम थी, हमारे डिपार्टमेंट की हेड भी बाद में रही। सादिक सर थे, उनका भी, सादिक सर ने ही मुझे मोटिवेट किया और मुझे उतना फ्रीडम दिया कि मैं एनएसएस को उतना बेहतरीन तरीके से रन कर पाया। अभी पटना यूनिवर्सिटी में शायद उर्दू डिपार्टमेंट में एचओडी हैं जी। उसके बाद पटना कॉलेज, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया तो सारे टीचर्स का भूमिका बहुत बड़ी थी। वो चाहे अपने उस वर्तमान उस समय के डीन की बात करें, आलोक कुमार गुप्ता सर की बात करें, अभय सर की बात करें, प्रणव सर की बात करें, या प्रशांत ठाकुर सर थे जो कि वर्तमान में अभी बीएचयू में हैं। काफ़ी हम लोगों को मोटिवेट किए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सोचे, मोटिवेट किए, बताते रहे कि जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अच्छा कर सकते हैं। जैसे प्रशांत ठाकुर सर की एक बात हमें हमेशा याद रहती है, जब इस क्लास हम लोग शुरू किए थे उस समय उन्होंने शुरू किया था हमें बोलना कि लड़के हो थोड़ा कम लड़का बनो, लड़की हो थोड़ा कम लड़की बनो। उससे हम लोगों के क्लास में काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी आपस में हम लोग के सर्कुलेट हुआ और काफ़ी हम लोग घुल मिल करके एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार कर पाए। उसी तरह हमेशा आलोक कुमार गुप्ता सर हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहे, बताते रहे कैसे किस चीज़ में तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेके चलना है ताकि लाइफ में आगे बढ़ोगे। प्रणव सर रहे तो हमेशा वो भी हमें मोटिवेट करते थे। कितनी सारी अच्छी बुक्स हमें बताई थी उन्होंने पढ़ने के लिए, साथ में हमें मोटिवेट करके बताते रहते थे, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके किनके लाइफ से क्या सीखना है। किसी के लाइफ को जानना है तो उसके पास्ट को भी जरूर देखो, सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखो। वो काफी मैटर रखता है आज के लाइफ में जब हम लोग कोई भी काम करते हैं। शिक्षा की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, टीचर्स स्पेशली बहुत रोल प्ले करते हैं हर बच्चे में, क्योंकि वो निखारते हैं बच्चे को। भैया ये लास्ट संदेश या लास्ट मैसेज जो भी टीम स्माइल के भविष्य के लिए या यूथ के भविष्य के लिए जो समाज सेवा में जुड़ना चाह रहे हैं, या आपका छोटा सा संदेश क्या होगा जो समाज सेवा की तरफ प्रेरित हो रहे हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी समाज सेवा करने समय कि परिवार बोलते हैं क्या करोगे, पढ़ लिख लो, नौकरी ले लो, फिर समाज सेवा करोगे। तो एक छोटा सा संदेश ये लास्ट गुफ्तगू में क्या बोलना चाहेंगे भैया आप? उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब वो काम करते हैं तो ये सोचे, जरूर ध्यान रखें परिवार को भी साथ लेके चलना है, समाज को भी साथ लेके चलना है। दोनों के बीच में जब ये काम कर रहे हैं हम कुछ भी, तो ये जरूर सोचे कि हम कितने लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो पॉजिटिव कितना है। अगर निगेटिव आपको लगता है, जैसे मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पे बहुत लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, नहीं पीना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन खुद जाकर के पिएंगे। तो आप वैसे एग्जाम्पल सेट मत कीजिए, वैसे लोगों को मत देखिए जो कि निगेटिव काम करते हैं और बोलते पॉजिटिव। खुद एक एग्जाम्पल बनिए, जो अच्छा बोलिए, अच्छा सीखिए और अच्छा सिखाइए और एग्जाम्पल की तरह सिखाइए। उनको जरूर एक बार देखें जो बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ में आगे आए हैं और अपने नाम इतना बड़े लंबी लकीर से खींच चुके हैं कि पूरी दुनिया आज जान रही है। जब हम लोग बात करते हैं गूंज के फाउंडर की भी, उसको भी आप देखिएगा, उनके लाइफ को देखेंगे, अंशु गुप्ता जी को, तो काफ़ी सारे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी इतनी लंबी स्ट्रगल रही है कि सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आज जब वो सक्सेस पे पहुंच गए हैं तो सभी लोग उनका नाम जान रहे हैं। जी भैया। तो हम साथ में उस स्ट्रगल को भी जरूर देखें जो उन्होंने पिछले 20 साल 25 साल में झेला है। सिर्फ आप ये नहीं सोचिए कि अगले 2 महीने में आप बहुत बड़ा नाम कमा लेंगे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। सोशल लाइफ है, हम लोग हमेशा बिहेवियर चेंज की बात करते हैं, इसमें टाइम लगेगा ही। तो आप समाज को भी और अपने परिवार को, दोनों को लेकर के आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों को जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसको लेकर के आगे जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका इस कार्यक्रम में लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज दैट यू हैव शेयर्ड, और अपनी बेशकीमती वक्त देने के लिए भैया जी, थैंक यू।